गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर पेपर जो है हमारा थर्ड, जिसका नाम है अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके अंतर्गत आज हमारा जो है यूनिट, जो हमारी प्रथम यूनिट है, उसके अंतर्गत आज जो हम देख रहे हैं वो देखना है हमें ब्रीफ आइडिया ऑफ डिजीज ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म की जो डिजीज हैं उनके बारे में हमें पता करना है। तो आज का हमारा जो एजेंडा है ब्रीफ आइडिया ऑफ डिजीज ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, रेशम कीट की बीमारियों का संक्षिप्त में विचार करना है हमें। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन सी डिजीज होती है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है ब्रीफ आइडिया ऑफ डिजीज ऑफ सिल्क वर्म। रेशम कीट में होने वाली बीमारियां ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। परिचय में हमें क्या देखना है? परिचय में हमें ये पता लगाना है कि किन किन माध्यम से, जैसे कि वायरस जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोन, जनित, कवक जनित और कीट, विभिन्न प्रकार के शत्रु। तो किन किन माध्यम से कौन कौन सी बीमारियां रेशम कीट के अंतर होती है, या लार्वा में होती है, या इसके कोकून जो बनते हैं उनके, इन माध्यमों के माध्यम से किस प्रकार की बीमारियां यहाँ पर होती है। तो हमें यह जानकर वायरस से कौन सी होती है, जीवाणु से कौन सी बीमारी है, प्रोटोजोन से कौन सी, कवक से कौन सी, कीट व विभिन्न शत्रुओं से किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं और उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। आइए हम देखें। सबसे पहला है हमारे पास प्रोटोजोन डिजीज या पेब्रिन डिजीज। ठीक है ना, रेशम कीट में निम्नलिखित व्याधियां पाई जाती हैं। सबसे पहला आता है पेब्राइन रोग। रेशम कीट का यह रोग, ठीक है, का सबसे घातक रोग है। इसका रोग कारक, ठीक है, जो एजेंट है, ठीक है, वो है नोसीमा बॉम्बेसिस। नोसीमा बॉम्बेसिस एक स्पाइरोजन प्रोटोजोन्स है। अंडे से लेकर वयस्क तक की सभी अवस्थाओं को संक्रमित करने वाला यह परजीवी है। बीजाणुओं के माध्यम, स्पोर्स के माध्यम से संक्रमण करता है, और ये बीजाणु या तो भोजन के रूप में या स्वयं कैटरपिलर के शरीर में प्रवेश करते हैं, या वयस्क मादा के अंडाशय में सीधे अंडे से प्रवेश करते हैं। संक्रमित अंडे कम चिपचिपे होते हैं तथा अधिकतर निषेचित नहीं हो पाते और समाप्त हो जाते हैं। संक्रमित कैटरपिलर का शरीर सिकुड़ा हो जाता है तथा शरीर पर काले या गहरे बादामी धब्बे पड़ जाते हैं। इनकी भूख मर जाती है और ये सुस्त पड़ जाते हैं। संक्रमित प्यूपा फूलकर गहरे रंग के हो जाते हैं। संक्रमित वयस्क शलभों की शरीर पर शल्क रहित धब्बे पड़ जाते हैं और इनके पंख पूरी तरह नहीं खुलते हैं और मादा शलभ के अंडे देने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसका चित्र हम इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं नियंत्रण करने के लिए हमें तो रोग मुक्त अंडों एवं वायरसों का उपयोग करना चाहिए। संक्रमित अवस्थाओं को अलग करके नष्ट कर देना चाहिए। पालन पोषण हेतु उपयुक्त स्थान एवं समस्त उपकरणों को
फॉर्मेलिन के 2% घोल में विसंक्रमित कर लेना चाहिए। ये देखिए आप बादामी रंग के काले धब्बे, इस प्रकार की डिजीज पेब्रिन डिजीज जो कि प्रोटोजोन रोग से होती है। नेक्स्ट हमें बात करनी है कवक रोग से उत्पन्न होने वाली डिजीज मस्कार्डिन रोग। मस्कार्डिन रोग यह एक कवक जनित रोग है। कवकों की 3 प्रजातियां 3 प्रकार के मस्कार्डिन रोग उत्पन्न करती है। प्रोफिना द्वारा हरा मस्कार्डिन तथा एस्केडिया फेरिनो द्वारा पीला मस्कार्डिन रोग। एक होता है व्हाइट मस्कार्डिन, कैटरपिलर प्यूपा तथा वयस्क अवस्था को संक्रमित करने वाला यह रोग बीजाणुओं के अंकुरित माइसीलियम की त्वचा द्वारा प्रवेश करने के कारण होता है। शरीर में प्रवेश करके माइसीलियम तेजी से वृद्धि करके पूरे शरीर में फैल जाते हैं और संधि झिल्लियाँ को भदेदार शरीर के बाहर भी निकल आते हैं। सभी अंतरांग भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। संक्रमित अवस्था शीतल पड़ जाती है, उल्टी दस्त होने लगती है तथा शरीर में ऐंठन होती है। प्रकोप बढ़ने पर शरीर बीजाणुओं से ढका जाता है। ठीक है, पहला पालन पोषण कक्ष में गंधक जलाकर धुआं करते रहने से कवक का आक्रमण से बचा जा सकता है। कक्ष स्वच्छ तथा हवादार होना चाहिए। संक्रमित अवस्थाओं को तुरंत अलग कर नष्ट कर देना चाहिए। ये आप देखिए व्हाइट मस्कार्डिन, पहली येलो मस्कार्डिन, ये व्हाइट मस्कार्डिन है, ये ग्रीन मस्कार्डिन है और ये हमारा येलो मस्कार्डिन है। ये कवक जनित है तीनों। नेक्स्ट है वायरस रोग, ग्रेसेरी रोग। ठीक है, वायरस से उत्पन्न होने वाली। ठीक है, ग्रेसेरी रोग यह एक वायरस जनित रोग है जो बोरेलिया वायरस के विषाणु के संक्रमण से होता है। अधिकतर कैटरपिलर को संक्रमित करने वाला यह रोग है। मुख के बजाय त्वचा की हाइपोडर्मिस में पॉलीहेड्राइल काय के संक्रमण से होता है। पॉलीहेड्राइल काय क्षतिग्रस्त त्वचा के माध्यम से संक्रमण उत्पन्न करते हैं। रोग के कारण रेशम कीट के शरीर तथा देहगुह्य तरल में पॉलीहाइड्रल काय बन जाती है, जिससे शरीर फूल जाता है तथा त्वचा फट जाती है, जिससे द्रव बाहर निकलने लगता है, जो संक्रमण की दर को और अधिक बढ़ा देता है। कैटरपिलर की भूख समाप्त हो जाती है, कोकुन पतले तथा भंगुर बनते हैं। इस रोग को निदान संभव नहीं है, अतः पहले से ही इसकी रोकथाम निम्नलिखित उपायों से कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं उसके लिए पालन पोषण स्थल अथवा कक्ष में चूने का पाउडर डालकर सफाई करनी चाहिए। ठीक है, उपकरणों को कीटाणु रहित कर लेना चाहिए। कीटों को घाव होने से बचाना चाहिए। पालन पोषण दशाओं को पूर्ण रूप से अनुकूलन रखनी चाहिए। प्राय इस रोग का प्रभाव तब अधिक होता है जब वातावरण का ताप तीव्रता से घटता है। प्रभावित कीटों को छांटकर तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। तो ये हमारा वायरस जनित रोग ग्रेसेरी रोग है। इस प्रकार की दिखता है जब ये इससे इन्फेक्टेड होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीवाणु जनित रोग, फ्लैचेरी डिजीज या फ्लैचेरी रोग। फ्लैचेरी डिजीज यह रोग मुख्यतः बैसिलस थूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, परंतु अब कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि यह एक प्रकार की कारिकी फिजियोलॉजिकल डिजीज भी है। इसके अतिरिक्त माइक्रोकोकस जीवाणु की कुछ प्रजातियों भी यह रोग पैदा करती है। यह रोग मुख्यतः कैटरपिलरों में बीजाणुओं के भोजन के साथ प्रवेश करने से होता है। संक्रमित कीट की भूख तथा शरीर की चमक समाप्त हो जाती है। रक्त परिवहन अनियमित तथा तेज हो जाता है। शरीर से तरल बाहर निकलने लगता है। मॉल्टिंग निर्मोचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। भूख समाप्त हो जाती है। उल्टी दस्त होने लगती है। शरीर काला होने लगता है एवं सड़ने लगता है। इस रोग से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। पहला, तंदुरुस्त प्रजाति का चयन करें। दूसरा, पालन पोषण की वातावरणीय दशाओं को पूर्णतः अनुकूलन बनाना रखना चाहिए। तीसरा, भोजन की प्रचुर आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा बैक्टीरियल डिजीज ऑफ में देखिए फ्लैचेरी रोग। नेक्स्ट हम बात करना है, ठीक है, जीवाणु रोग में फ्लैचेरी रोग का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। अंतिम में आते हैं हमारे पास एनिमीज ऑफ सिल्कवर्म, रेशम कीट के शत्रु। ठीक है, रेशम कीट के शत्रु में हम देखें कि पेस्ट एंड प्रीडेटर्स
ऑफ मूंगा या ऑल ओवर हम जो भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। कुंजी फ्लाई है, बीटल हैं, चींटियाँ हैं तथा कुछ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जैसे लिजार्ड, छिपकली, पक्षी रेशम कीट को प्यूपा को खा जाते हैं, जिसमें रेशम कीटों को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। चींटियाँ अधिकतर पालन पोषण ट्रे में उपस्थित कैटरपिलर पर आक्रमण करती है और उन्हें खा जाती है, ठीक है। बीटल जो होते हैं डेमोस्टिस कैडीवेरिनिस नामक कॉलिप्टोप्टेरा के गण के कीट वयस्क तथा लार्वा कोकून तथा प्यूपा दोनों को ही खा जाते हैं। यह कीट कोकून के संग्रहण के समय कोकून पर आक्रमण करते हैं। कुंजी मक्खी या कुंजी फ्लाई ट्राइकोलाइगा बॉम्बाइसिस डिप्टेरा गण के कीट हैं जो कि अपने अंडे रेशम कीट के शरीर पर निक्षेपित कर देती है और अंडों का अंडोभवन से निकलने मैरगेट या लार्वा कैटरपिलर को खाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास जो भी है एनिमीज ऑफ सिल्कवर्म है, रेशम कीट की शत्रु हैं, ठीक है। यूजी फ्लाई है, एंट है, ठीक है, वेप्स हैं, रेड एंट है, ये सारा है। फिर स्पायरो है, इंडियन क्रॉ, आउल, बैट, स्क्वायरल है, रेड फॉक्स है, रेट है, रैबिट है, मंकी, ये सारे क्या हैं हमारे इसके शत्रु हैं। तो इन सभी से हमें बचाव करना चाहिए। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं जो हमारे फर्स्ट सिलेबस में है, रेयरिंग टेक्निक्स ऑफ सिल्कवर्म। रेशम कीट की जो तकनीक है पालन करने के लिए, जो पालन की तकनीकें हैं उनमें पहला तो हम देख चुके थे कि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ रेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मलबरी कल्टीवेशन से, जिसके तहत कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं और प्राकृतिक जो परिघटना के माध्यम से होने वाली जो आपदा है उन पर रेशम कीट पालन में क्या विपदा आती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आज का जो हम देख रहे हैं जो मेन एजेंडा है वो हमारा है रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। तो हमें जो देखना है रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म के अंतर्गत आज का हमारा जो एजेंडा है वो है रेशम कीट का पालन। आइए हम देखें रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, रेशम कीट का पालन। हमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पर, परिचय। सबसे पहले हमें बात करनी है रेयरिंग या रेशम कीट के पालन के लिए। तो हमें सबसे पहले वहाँ का जो मैनेजमेंट है या जिस प्रकार का जो बाड़ा है या प्रबंधन कक्ष है उसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त करनी है कि उसमें जो रोशनदान है या लाइट है, सूर्य का प्रकाश किस तरफ आता है, कहाँ पर विंडो होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं वो दक्षिण की तरफ जाती है। ये साइंटिफिक रीजन है नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिए। तो जो कक्ष बना है वो किस तरह का होना चाहिए, साथ में वहां का क्या क्या वस्तु स्थिति जो हमें इस पालन गृह में आवश्यक है उसकी आवश्यकता है, कौन से हमें एग या कोकून का चयन करना है, ठीक है, उसे किस प्रकार से हमें कोकून से निकालना है जिससे कि हमें सिल्क प्रोडक्शन हो सके, आगे की जनरेशन के लिए कौन से कोकून को रखना है जिससे कि बहुत सारा हमें एग मिल सके, या मलबरी पर हमें जो रखना है कौन सा कीट उसको खाएगा या लार्वा हमें रखना। तो हर चीज का हमें किस प्रकार से चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और रेशम कीट पालन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर क्या क्या हमें देखना है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म में देखना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन फर्स्ट, सेकेंड है इक्विपमेंट ऑफ द रेयरिंग, पालन पोषण हेतु आवश्यकताएं क्या क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ द क्वालिटी फीड्स, अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों की व्यवस्था, हैचिंग अंडोद्भवन, रेयरिंग ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर का पालन पोषण, स्पिनिंग ऑफ कॉकून्स, तो
कोकून का बुनना कैसे है, और अंतिम में हमें देखना है रेफरेंस कौन कौन सी पुस्तक से इसे लिया गया है। तो सबसे पहले हम हमारे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रेशम कीट का पालन करना, रेशम के कीड़े का पालन, रेशम के लिए कोकून का उत्पादन करने के लिए एक आदर्श वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें रेशम का कीड़ों के बढ़ने को दर्शाता हो। फर्स्ट, यह एक सेरिकल्चर ऑपरेशन है, ठीक है, मतलब किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। भारत में वर्ष में 5 से 6 बार पालन किया जा सकता है। जो भारत की खेती होती है उसके बारे में बताया गया है। रेशम के कीड़े का सफल पालन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। शहतूत की पत्तियों को पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी संख्या में मजदूर होने चाहिए, घर उनके घर जो होते हैं वहाँ पहुँचने के लिए रेयरिंग हाउस की लकड़ी की छत होनी चाहिए, साथ में एक ठोस इमारत होना चाहिए, घर में रोशनदान खिड़कियाँ होनी चाहिए और रेयरिंग उपकरण के लिए आवश्यक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के साथ ही हम नेक्स्ट बात करते हैं रेशम कीटों का पालन के लिए जो तापमान है, हमारा टेम्परेचर है 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 70 से 85% आर्द्रता होनी चाहिए, 16 घंटे का दीप्तकाल, मतलब पीरी जो हमारा लाइट है वो कितनी कम से कम 16 घंटे की रहे। क्या प्रदूषण, हमें रहित वातावरण की आवश्यकता होनी चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अंत में पालन पोषण स्थल पर इस प्रकार को जलवायु होने से उत्पन्न अच्छा होता है। पालन पोषण कक्ष का दरवाजा उत्तर की तरफ हो और खिड़कियां दक्षिण की तरफ हो। इस प्रकार की व्यवस्था सर्वोत्तम होती है क्योंकि शुद्ध ताजी वायु उत्तर से प्रवेश कर कर दक्षिण से बाहर जाती है। तो इन सारी बातों का हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है, पहला पॉइंट है हमारे पास इक्विपमेंट ऑफ रियरिंग, पालन पोषण हेतु आवश्यक, ठीक है। पालन पोषण हेतु आवश्यकताएं रेशम कीटों के लिए निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें स्टैंड, ठीक है, धानी जिसको हम बोलते हैं, ट्रे। सेकेंड, कौन कौन से ट्रे में जिसको हमें रखना है, मोम या कागज ट्रे के ऊपर बिछाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैराफिन जो मोम है, पेपर है। फिर पकड़ने के लिए चॉपस्टिक या लकड़ियाँ होनी चाहिए, फलक, चाकू तथा चटाई, नेट और चंद्रिकाएं। अन्य विविध सामान के अंतर्गत हम देख सकते हैं उपयुक्त उपकरणों के अतिरिक्त हमें आर्द्रता मापन के लिए आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, ताप के लिए थर्मोमीटर, तापक मतलब हीटर, कूलर आदि की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास धानी या स्टैंड किस प्रकार से, ठीक है ना। तो हमें एक एक चीज़ के लिए देखना है तो हम पहले यहाँ लिख दें। इन चीज़ों की आवश्यकता होती है पालन पोषण हेतु आवश्यकताओं में। सबसे पहले स्टैंड होता है। नॉर्मली हम देखें कि इस प्रकार के जो स्टैंड होते हैं तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट व्यू है, ठीक है। इसे हम ऐसा बंद कर सकते हैं ऊपर से। तो ये जो स्टैंड है यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रे को रखते हैं और यहाँ पर हम नीचे पानी की कटोरियाँ रखते हैं जिसके कारण चींटियाँ यहाँ पर ना आ सके। उसके बाद ट्रे, इस प्रकार की ट्रे होती है। इन ट्रे को इन स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। ये ट्रे है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराफिन मोम, एक ट्रांसपेरेंट कागज आता है जो ऑयली और जितने भी अम्लीय व स्रावित पदार्थों को सोखने का कार्य करता है। पकड़ने के लिए चॉपस्टिक्स होती, इस प्रकार की जो चाइनीज फूड खाने के लिए यूज किया जाता है, लकड़ियों का बना हुआ है। क्योंकि जब शहतूत के रेशम को हम यूज़ करते हैं या उसकी पत्तियों को हिलाने डुलाने या कोकून को पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोकून को हाथों से नहीं पकड़ा जाता क्योंकि इन्फेक्शन होने के कारण उसमें डिजीज हो सकती है, जिसके कारण हम चॉपस्टिक की सहायता से पकड़ते हैं। उसके बाद बोर्ड, नाइफ एंड मैट, बांस की चटाई होती है, चाकू होता है, ठीक है, बोर्ड होते हैं, उस पर रखा जाता है। नेट की आवश्यकता होती है कोकून को रखने के लिए, और चंद्रिकाएं होती है। चंद्रिकाओं के बारे में इस प्रकार की बांस की बनी हुई एक टोकरी होती है जिसमें एक दूरी पर कोकून को रखा जाता है।
बांस की बनी हुई और इसके बीच में एक नियत स्थान पर इसे जमाया जाता है जिससे एक दूसरे को इन्फेक्शन ना हो। इस प्रकार की बांस की बनी हुई टोकरी होती है जिसे हम चंद्रिका के नाम से जाना जाता है। इन सभी के चित्र हम देख सकते हैं। आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। ये स्टैंड है, धानी जिसको हमने बोला है, ट्रे देख सकते हैं जिस पर हम रख रहे हैं, मोमिया कागज इस प्रकार का दिखाई देता है, पैराफिन पेपर जिसको हम कहते हैं। चॉपस्टिक के माध्यम से देखिए आप इनको अलग किया जा रहा है। ठीक है, नाइफ और मेट, इस प्रकार की नेट होती है जिसके अंदर कोकून को रखा जाता है। ठीक है, ये हमारी चंद्रिका है, आप देखते हैं बांस की बनी हुई कंप्लीट। ठीक है, डिवाइडेड कर रखा है और यहाँ पर बना रखी है। नेक्स्ट हमें बात करनी है अच्छी गुणवत्ता वाले अरेंजमेंट फॉर द क्वालिटी एग्स। ठीक है ना, उसके लिए हम बात करें, अंडों की व्यवस्था सरकार द्वारा स्थापित ग्रेनेज से की जा सकती है। जो स्टोरेज होता है वहाँ से की जा सकती है। विभिन्न सरकारी केंद्रों से कोकून भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इन कोकूनों से प्यूपा निकाल कर पहले इनका परीक्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि पेब्राइन जैसी बीमारियां से ग्रसित या संक्रमित प्यूपा निकलने पर उसे बचे के कोकूनों को हटा देना चाहिए। स्वस्थ कोकूनों को 23 से 25 डिग्री तापमान पर 70 से 80% आर्द्रता वाले स्वच्छ हवादार कक्ष में निर्गम हेतु रखना चाहिए। सामान्यतः कोकून के शलभों का निर्गम प्रातःकाल की बेला में होता है। शलभों का लिंग भेद करके नर तथा मादा शलभ को अलग अलग छांट लेते हैं। अब नर शलभों को मादा शलभों की ट्रे में रख देते हैं। जैसे ही मैथुन की क्रिया प्रारंभ होती है वैसे ही मैथुनरत शलभों को प्लास्टिक के काले रंग के पात्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 3 घंटे में मैथुन क्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसके पश्चात नर शलभ को अलग कर दिया जाता है। 12 घंटे के अंदर मादा शलभ को 400 से 600 अंडे देती है। अंडों की समूह में से कुछ अंडों को लेकर उनका एक बार फिर से परीक्षण कर लिया जाता है और यदि अंडों में संक्रमण पाया जाता है तो संपूर्ण अंडों को नष्ट कर दिया जाता है। अंडे निक्षेपण के लिए प्लास्टिक पात्र में मोटे कागज के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इन कागज के टुकड़ों का प्रयोग में लेने से पूर्व फॉर्मेलिन के 2% घोल में डुबोकर विसंक्रमित कर लिया जाता है। अंडों को अलग करने के लिए कागज के टुकड़ों को गीला कर लेते हैं, जिससे अंडे आसानी से अलग हो जाते हैं। इन अंडों को भी 2 फॉर्मेलिन के 2% घोल में विसंक्रमित कर संग्रहित कर लिया जाता है, जिससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाले एग। ठीक है, ये कोकून को हम अलग कर रहे हैं, ऐसे ही हम एग को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना है हमें हैचिंग। 18 से 10 दिन के उद्भव अवधि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अंडोद्भवन होता है और 3 से 4 mm लंबा कैटरपिलर निकलता है, जैसे कि अंडों से निकलते हुए आप देख सकते हैं। अंडोद्भवन के लिए उद्भवन कक्ष इंक्यूबेशन चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैटरपिलर का पालन पोषण। कैटरपिलर का पालन पोषण रेयरिंग ऑफ कैटरपिलर के लिए अंडों से निकले वाले कैटरपिलर लार्वा को पालने वाली ट्रे में रखा जाता है। प्रथम तथा द्वितीय इंस्टार के कैटरपिलर बहुत कोमल होते हैं, अतः इनका रखने के लिए पहले ट्रे में मोमिया कागज बिछाते हैं, उसके ऊपर ही कटी हुई शहतूत की मुलायम पत्तियों को बिछा देते हैं। अब पत्तियों पर कैटरपिलर को छोड़ देते हैं। ट्रे के किनारे किनारे जल से सीखी हुई फोम की कतरने रख देते हैं ताकि ट्रे में पर्याप्त आर्द्रता बनी रहे। आवश्यक हो तो नमी रोकने के लिए ट्रे के ऊपर भी मोम के कागज को ढक देते हैं। नमी के कारण कवकों का प्रकोप हो सकता है, अतः कैटरपिलर को कवकों के प्रकोप से बचाने के लिए चूना तथा फेरोनॉन के पाउडर या डाइथेन M45% का छिड़काव ट्रे में कर देते हैं। ठीक है, कौन से कैटरपिलर को कितने ग्राम
भोजन देना है और किसको कैसे रखना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास चार्ट है, ठीक है। लार्वल स्टार, फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, थर्ड, फोर्थ और ठीक है यूनी व बाई वोल्टाइन रेयर में और मल्टी वोल्टाइन में। तो 1 2 3, तो ये सब अलग अलग आंकड़े हैं, कितने एक देगी, ठीक है। और हम यहाँ पर उनका वेट के हिसाब से, जैसे फर्स्ट स्टार को 0.45 की बात करें तो कितने दिन में, और मलबरी लार्वा कितना ग्राम देना है, ठीक है। तो उसका हम एक आंकड़ा बता रहे हैं। इस आंकड़े के अनुसार increase in weight mg duration in day और mulberry leaves इन ग्राम, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 स्टार तक है। 0.45, 5 40 7 60 3000 एंड 5000, ठीक है। 3 to 4 days, 2 to 3 days, 3 to 4 days, 5 to 6 days और 6 to 8 days। 17, 80, 350, 2500 और 18,000, ठीक है। तो हम जो अभी रेयरिंग के लिए बात कर रहे हैं, ये स्टार है, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार और फिफ्थ स्टार, जिसमें इंक्रीज इन वेट कितना होना चाहिए ये सब आंकड़े हमने लिख रखे हैं। कितने दिन में होना चाहिए वो भी हमने बता दिया। कितना लिम्फ यूज करेगी पर ग्राम, उसको हमने एक आंकड़े। इसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि इसका भोजन और ये कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोकून का बुनना, स्पिनिंग ऑफ कोकून, ठीक है ना। स्पिनिंग दी कोकून के लिए बात करना है तो कोकून का बुनना पूर्ण विकसित पंचम स्टार कैटरपिलर कोकून निर्मित करने से पूर्व भोजन करना बंद कर देता है। इसका शरीर सिकुड़कर पराभसी ट्रांसफ्लुएंट्स हो जाता है और यह कोकून बनने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में घूमने लगता है। उसी समय इन कैटरपिलरों को कोकूनेस या चंद्रिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कोकून बनते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 60 से 70% आर्द्रता उपयुक्त होती है। अधिक या कम ताप एवं आर्द्रता होने पर अच्छी गुणवत्ता वाले कोकून नहीं बनते। कोकून बनाने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, ठीक है। इस प्रकार से फिर बाद में इनसे जो गर्म पानी में डालने के बाद इनसे क्या निकाला जाता है, रेशम को निकाला जाता है। तो इस प्रकार की स्पिनिंग ऑफ कोकून लास्ट में चंद्रिकाओं से निकालकर इसके बाद इसका यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज जो हम देख रहे थे सबसे पहले क्या देखा, रेशम कीट का पालन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट तो हमने देखा था पालन पोषण हेतु आवश्यकता, इक्विपमेंट, रेयरिंग, अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों की व्यवस्था, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी स्वीट्स, अंडोद्भव, हैचिंग, कैटरपिलर का पालन पोषण, रेयरिंग ऑफ कैटरपिलर और कोकून का बुनना। ये हमने सारी चीज़ें किसके अंदर देखे, रेशम कीट के अंदर देखी, ठीक है ना।
अब कौन कौन सी पुस्तक अंतिम में हम रेफरेंसेस के लिए बात कर रहे हैं। इसे इकोनॉमिक जोलॉजी डॉक्टर G.S. शुक्ला एंड V.B. उपाध्याय रस्तोगी पब्लिकेशन से, अप्लाइड जूलॉजी एंड अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से, अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार एंड डॉक्टर K.C. सोनी CBC पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप ये हमारी व्हाट्सअप नंबर है 7424843007 पर आप संपर्क कर सकते हैं और ये हमारा ईमेल आईडी है bihscollege20@gmail.com। ठीक है, धन्यवाद।